बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको जो होमवर्क असाइन किया था उसमें कितने क्वेश्चन मैंने आपको रफ अंदाज में लिख के करने को कहा है? ओके, तो उम्मीद करता हूँ वो 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको रफ अंदाज में अटैम्प्ट करने को कहे थे वो आप कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 21 एंड 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे आपके सामने है। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इसके एडजस्टमेंट कॉल कर दूं, और जिसने क्वेश्चन 20 और 21 की एडजस्टमेंट बनाई हुई है वो चेक कर ले अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। पहले 21 की एडजस्टमेंट कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आप सबने एडजस्टमेंट बनाई। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 2500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर क्रेडिट 6500। उसके बाद आपने अगली एडजस्टमेंट बनाई, सैलरीज प्रीपेड सैलरीज डेबिट सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 2000 रुपीज। उसके बाद आपने अगली एडजस्टमेंट बनाई, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट 1000 रुपीज। उसके बाद आपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट बनाई, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 5000 रुपीज। उसके बाद आपने लास्ट एडजस्टमेंट बनाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 85,000 रुपीज। जी सर, 85,000 है बेटा। 3 सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर 7,000। और अच्छा, मैंने गलत कॉल किया, माजरत चाहता हूँ। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट 2000 रुपीज। मैं फिर अपनी करेक्शन कर लेता हूँ, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 3 गलत कॉल की है। एडजस्टमेंट नंबर 3 है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सैलरीज पेबल क्रेडिट 2000 रुपीज। थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एडजस्टमेंट नंबर 1, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 30,000 रुपीज। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट सेल सप्लाईज क्रेडिट अमाउंट है 1000 रुपीज। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट अमाउंट है 400 रुपीज। सेल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट सेल सैलरीज पेबल क्रेडिट अमाउंट है 500 रुपीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट क्रेडिट अमाउंट है 5,000 रुपीज। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट अमाउंट है 3,000 रुपीज। जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी एडजस्टमेंट बनी ईयर एंड पर हैं, तो उनके ऊपर नीचे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाली एडजस्टमेंट सेल सप्लाईज 200 रुपीज का मतलब है कि ईयर एंड पर वो कह रहा है सेल्स आज ऑन हैंड नहीं लिखा, इन हैंड भी नहीं लिखा, बट अंडरस्टूड कि अगर वो ईयर एंड पर कह रहा है सेल सप्लाईज 200, इसका मतलब है 200 रुपीज की ईयर एंड पर हमारे पास मौजूद हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल सप्लाईज अपने पास डेबिट की थी 1200 से, इट मींस हमने उन्हें खरीदा था 1200 रुपए का, और हम अपनी बुक्स में 1200 रुपए सेल सप्लाईज को ट्रीट करके बैठे हैं अपना एसेट। सही है। प्रीपेड तो ये इसके नाम के साथ प्रीपेड लगाना कुछ अच्छा नहीं लगता, वरना हम आपको जरूर प्रीपेड लगाना कहते। तो आप सब लोगों ने सेल सप्लाईज जो है, क्योंकि बुक्स में लिखी हुई है 1200 और वो ईयर एंड पे कह रहा है कितनी होनी चाहिए, 200 रुपए होनी चाहिए। इसका मतलब है सेल सप्लाईज को क्या करूं, कम करूं। तो सेल सप्लाईज को बढ़ाऊंगा क्यों, सेल सप्लाईज को कम करूंगा बुक्स में।
बुक्स में सेल सप्लाईज ज्यादा लिखी हैं, सेल सप्लाईज को कम करूंगा और कहूंगा सेल सप्लाईज को कर लिया इस्तेमाल, वो बन गई हमारा खर्चा। सेल सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सेल सप्लाईज क्रेडिट। 1000 रुपीज से इसलिए कि 1200 की थी और ईयर एंड पर 200 की बची हुई हैं, तो 1000 रुपीज की इस्तेमाल हो गई। ओके जी। फिर बच्चों इसके बाद 21 का 4 फिर बता दें सर। 21 का 4, ये 21 और इसका 4 ये रहा। रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 4000 रुपीज। ऊपर जाके देखा रेंट एक्सपेंस 5000 रुपीज लिख के बैठे हैं तारिक आजम साहब। तो हमने कहा इसका मतलब है कि हम अपनी बुक्स में खर्चा ज्यादा लिख के बैठे हैं या कम, जल्दी लिख के भेजो मुझे। रेंट एक्सपेंस 5000 लिखा हुआ है कहाँ, बुक्स में अपनी, सही है। जबकि वो कह रहा है कि आपने जो है रेंट एक्सपेंस इस साल का 4000 है। इसका मतलब है हम क्यों ज्यादा लिख के बैठे हैं, क्योंकि हमने पैसे अदा भी किए होंगे कितने। रिजा कम कहाँ लिख के बैठे हैं बेटा, ये हमारी बुक है, बुक में 5000 लिखा हुआ है, आप कह रही हैं कम लिख के बैठे हैं। हाँ हमने ज्यादा पैसे लिखे हैं ना, तो क्यों लिख के बैठे हैं ज्यादा, क्योंकि हमने अदा भी किए थे पूरे 5000 और ईयर एंड पर पता चला कि रेंट इस साल का खर्चा तो सिर्फ 4000 हुआ है, तो 1000 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा अदा किए हैं हम वो कहेंगे वो इस साल का खर्चा नहीं है, खर्चे को करो कम और वो हमें फायदा पहुंचाएगा नेक्स्ट ईयर। तो उसे माना अपना प्रीपेड, प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। जी तारिक आजम साहब बात समझ आ गई। जरा आप मेरे पिछले लेक्चर देखेंगी तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आपने लिख के भेजा है। बट रेंट तो पहले से फिक्स होता है। आप मेरे सवाल आप मेरे पहले लेक्चर देखिए प्रीपेड के। अब ये इस वक्त सवाल नहीं है ना बेटा ये करने वाला। अब कोई बच्चा ये कह दे कि भाई अब ना इस पे आर्गुमेंट नहीं हो सकती, मैं ये बड़े अदब से पूरी क्लास को बता दूं, सही है। ये सिर्फ ऑनलाइन वालों को नहीं कह रहा, मैं फिजिकल को भी कह रहा हूं। अब एडजस्टमेंट पे ना सिर्फ उन एडजस्टमेंट पे आर्गुमेंट हो सकती है जिसपे एक से ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं, क्लास कंफ्यूज है। लेकिन अब अगर कोई बच्चा बोले कि सर रेंट तो पहले से फिक्स होता है ना, तो हमें पता नहीं था कितना खर्चा है, तो मैं उसको मासूमाना यही जवाब दूंगा कि बेटा पुराने लेक्चर उठा के देखें रिकॉर्डेड, अगर आपने नहीं देखे हैं बड़े अदब के साथ। ठीक है शुक्रिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, वरना फिर मुझसे इंडिविजुअली आप पूछ लें, यहाँ क्लास में बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा हमारा। जी सर ये वही क्वेश्चन 21 जो मैं पहले समझा रहा था। अच्छा जी बच्चों आप जो है हमें आप अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने आपसे कहा था कि आप कमीशन रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल के केस बनाइएगा। जो भी आपने बनाए कि आपने फर्ज किया रेंट इनकम कमीशन इनकम इतनी लिखी है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इतनी लिखी है, ज्यादा या कम, तो बताइए क्लास में सबने बनाए वो केस, बनाए। बस एक क्यों, वजह वजह बताओ, सच सच बताओ। हैं अच्छा भूल गए। हाँ 3 बनाए, 5 बना सकते थे, 6 बना सकते थे, तुम तो 7 भी बना सकते थे। 2 बनाए, 4 बनाए, एक भी नहीं बनाया। मास क्यों बेटा, जी आप तीनों ने एक बनाया। फलक 5 केस बनाए, आपने 5 बनाए, आपने 3 बनाए, आपने माशाल्लाह सारे बनाए, आपने सारे बनाए एक्सपर्ट, आपने एक बनाया। क्यों मारा, आवाज नहीं आ रही, भूल गई थी। अच्छा चलें जी, जिन्होंने जितने भी केस बनाए उनका बहुत शुक्रिया। मेरा फर्ज है कि मैं एक मुमकिन हद तक जहां तक मुझे लगे कि बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं मैं उन्हें प्रैक्टिस करवा दूं। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया वो जरूरत पड़ने पर वक्त पड़ने पर खुद ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है अच्छा बेटा अक्सा वेरी गुड एक्सीलेंट। अच्छा अब एक और आखिरी चीज पूछनी है आपसे। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तलाल, आप पूछ रहे हैं सर, कोई मसला नहीं है। नहीं बिल्कुल डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चे ने अमाउंट अलग रखी है, हर बच्चे ने ट्रायल बैलेंस में अलग एजम्पशन लिए, हर बच्चे का केस 1 किसी का केस 3 से मैच होगा, किसी का केस 2 किसी के केस 4 से मैच होगा। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो तो एक जैसे होंगे सबके, लेकिन अमाउंट अकाउंट का नाम सब कुछ डिफर करेगा। तो अगर आपको किसी चीज पे कंफ्यूजन है
तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं कि, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात, अगर आप मुझसे कंफर्म करने बैठ गए, सर मैं बताऊं 5 केस, मैं बताऊं 5 केस, जैसे तनीषा ने अकलमंदी की, वो मेरे पास उस वक्त आ गई जब क्लास शुरू नहीं हुई थी, उन्होंने रजिस्टर लाके मुझे सारे केस दिखा दिए और उन्होंने माशाल्लाह सारे केस ठीक किए। मैं तो मैं अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उसमें तो फेवर दे सकता हूँ। बिल्कुल सही है, बस सीधा सीधा रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आप ट्रायल बैलेंस में कुछ भी इसलिए लिख के नहीं बैठे हुए क्योंकि आपने कुछ अभी तक रिसीव ही, अगर आपने रिसीव किया था तो आपने उसे दो में से कुछ एक माना होता, या तो रेंट इनकम माना होता या अनअर्न्ड रेंट माना होता। क्या ख्याल है? लेकिन क्योंकि आपने अभी तक कोई पैसे रेंट के अगेंस्ट रिसीव ही नहीं किए, तो आप रेंट इसीलिए बुक्स में लिख के नहीं बैठे। तो अब आपको चाहिए आप उस पैसे को कहें कि वो हमें लेने हैं, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, इसके अलावा अगला क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने आपको बुक के क्वेश्चन प्रॉब्लम 5, 7, 9 और 11 पढ़ने के लिए दिए थे। मेरा ख्याल है कि आपने जब ये वाले केस नहीं किए तो फिर मैं उसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करूं। अच्छा, आज के बाद पढ़ना, ओके। तो भाई फिर मैं फिर बड़े अदब से कह रहा हूं, पेज नंबर बताना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं और रिक्वेस्टिंग अंदाज में कह रहा हूं, प्लीज आज घर पर लाजमी, क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है ये बुक की, पेज नंबर 235 पर प्रॉब्लम, क्वेश्चन 5 है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन 5 है, सॉल्व क्वेश्चन है, सही है। 5, 7, 9 एंड 11, यस, 5, 7, 9, 11, बस। वैसे तो आप सारे चैप्टर की एग्जाम्पल्स देखें, सारे चैप्टर की सॉल्व एग्जाम्पल देखें, मना नहीं है, लेकिन आप एक भी नहीं देखेंगे अगर मैं ये भी नहीं बताऊंगा, मुझे पता है ना। तो इसलिए कम से कम आप 5, 7, 9 और 11 को एक बार रिव्यू कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना है अगली क्लास में। हाँ, कुछ लिख के नहीं करना, सिर्फ दिमाग चलाना है। अगर आपका दिमाग इस बात को मान रहा है कि क्या एंट्री बननी चाहिए और क्या बन रही है, हाँ सब कुछ बना हुआ है, सवाल में सॉल्यूशन भी गिवन है, आपने सिर्फ ये करना है, सवाल पढ़ना है, एडजस्टमेंट पढ़नी है, सोचना है, सॉल्यूशन देखना नहीं है। सर आपको पता है ना मिजाज हमारा किस तरह का है, हम स्पेशल जर्नल भी जब आपको पढ़ाया तो सॉल्यूशन होता था ना आपके सामने, लेकिन आप नहीं देखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, पेज 235 पर आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे, आप उसके नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट की लाइन देखेंगे, और उसके फौरन बाद आप दिमाग में एंट्री बनाएंगे। और अगर आप बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो बेशक आप अपनी नोटबुक में एंट्री बना लें, मुझे इतराज थोड़ी है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए बना रहे हैं ना। और फिर उसके बाद जब एंट्री बन जाए तो उसी केस को चेक करें रजिस्टर में, दिमाग में बनाइए, तो दिमाग में बनाने के बाद अब अपने बुक में सॉल्यूशन में जाके चेक करें कि जो एंट्री आप सोच रहे हैं वो बन रही है या कुछ और। अगर वही बन रही है तो इसका मतलब है मामला ठीक है, आप सही काम कर रहे हैं, और अगर एंट्री वो नहीं बन रही तो इसका मतलब है आपको गौर फिक्र करना चाहिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। जी बस वही, और उसके अलावा तो करने भी नहीं है आपको। अटेम्प्ट ही 5, 7, 9, 11 करने, 6 और इसी तरह 8 और 10 और 12, ये तो बिल्कुल वैसे ही सवाल होते हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज होती है। तो मैं आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करवाना चाह रहा, मैं सिर्फ, यानी अब आप इस स्टेज में हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत, इतने समझदार हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं अब आप। तो अब आपको पता है कि आप अपना एडजस्टमेंट की लाइन पढ़ के डायरेक्ट उसका आंसर देख लेंगे तो कोई फायदा थोड़ी है। मैं कोई आपका इम्तिहान थोड़ी लेने जा रहा हूं मंडे को, आपकी मर्जी है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपके लिए जो आप बेहतर समझें, और आप पढ़कर आएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी डिस्कस कर लेंगे, तो फिर पेपर से 2 दिन पहले, पेपर से 1 हफ्ता पहले, पेपर से 1 महीने पहले आप बहुत सेटिस्फाई होंगे हर लिहाज से कि मुझे सब चीजें आती हैं। कोई चीज भूल जाएंगे तो उसके लिए मैं पेपर से 1 मिनट पहले तक हाजिर हूँ, यानी पेपर स्टार्ट होने से पहले तक मैं हाजिर हूँ। जब पेपर स्टार्ट होगा तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना, फिर तो आपके एंड पर होगा सब कुछ, बस सीधी सी बात है। ओके जी, तो ये पेज नंबर आपके हवाले कर दिए। अब मैं आज की क्लास में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ सोचा था वो डिस्कस कर लिया आपके साथ, अब
हम अपना वक्त जो है वो बचाते हैं थोड़ा, और जो बच गया है उसको यूटिलाइज करते हैं। तकरीबन 10 नहीं, आधा 25 मिनट है, 20 से 25 मिनट है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह इनफ टाइम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं आज आपको, आपके एसएलओ में कहीं नहीं लिखा कि आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पढ़ाया जाए लेकिन मैं आपको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पढ़ा रहा हूं और बाकायदा अलग से बना के दिखाना चाहता हूं। इससे आपका दिमाग चलेगा। दिमाग चलेगा तो जब वर्कशीट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनेगा, आप इन चीजों के यूज टू होंगे। और किसी भी चीज का फायदा आपको जब होगा तब आपको अंदाजा होगा कि मेरी एक्टिविटी का क्या मकसद था। तो इस एक्टिविटी में मुकम्मल इन्वॉल्व होकर अच्छे से, और अगर कोई बात समझ नहीं आए तो बिला झिझक, विदाउट हेजिटेशन आपने पूछना है, ताकि हम उस चीज को बहुत अच्छे से समझें और आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसको सही परफॉर्म करें। जी शाह साहब अटेंडेंस थोड़ी देर में लेते हैं, अभी रुक जाएं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ाने लगा हूं बताता हूं, अभी रुक जाएं 1 मिनट। अल्लाह अकबर। हम आपको पढ़ाने लगे हैं आज की क्लास में क्वेश्चन 27 का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाने लगे हैं आज की क्लास में हम आपको। जी बेटा, दोबारा बोलो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस में ब्लैंक लिखा हुआ है। हाँ, और एडजस्टमेंट में क्या लिखा? रेंट इनकम। तो ये अनअर्न्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में कुछ लिख के ही नहीं बैठे। और ईयर एंड पे वो कह रहा है रेंट इनकम फॉर द ईयर, इस साल रेंट कमा चुके हो। तो जब कमा चुके हो तो वो अनअर्न्ड कैसे हो सकता है? दो ही सूरतों में होगा, या तो वो बोले कि कमाया नहीं है तो इसका मतलब रिसीव किया हुआ है, ऊपर ऊपर रिसीव भी नहीं हुआ हुआ, ब्लैंक है आप कह रहे हो, सही है। और ऊपर आप इनकम भी लिख के नहीं बैठे हुए, इसका मतलब है आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो आपने रिसीव नहीं किया इसलिए तो रिकॉर्ड नहीं किया, ब्लैंक इसीलिए तो है। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट, सेम अमाउंट से। ओके प्यारे बच्चों, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या चीज है इसके बारे में लंबी तमहीद मानने की मुझे जरूरत नहीं है, आप जरा फॉर्मेट बना लें फटाफट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या चीज है, इसके ऊपर मुझे कोई बहुत लंबी डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज है जिसमें हम क्या सीखेंगे, वो जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में क्या बना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको SLO 2 में ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा चुके हैं। तो उसी ट्रायल बैलेंस के बाद अब एडजस्टमेंट दी हुई है, और एडजस्टमेंट आपके पास आज आपकी नोटबुक में बनी हुई है। वो एडजस्टमेंट देखेंगे, क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस देखेंगे, उन दोनों को देखते हुए मैं बनाऊंगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फेयर करना है। क्वेश्चन 27 का ही बना रहे हैं। क्वेश्चन 27 है ना, ये देखिएगा जरा। सबसे पहली एडजस्टमेंट फेयर इसी की बनी हुई है ना आपके पास। तो उस पेज पर, नहीं नहीं, उस पेज को सामने रखिएगा। अब निकाल के सामने तो रख नहीं सकते, जाहिर सी बात है। पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, फिर वहां जाके एक अदद स्केल रख दें, कोई ऐसी चीज रख दें कि बार बार उस पेज पे जाना पड़ेगा। तो आप बार बार उस पेज पे जाएंगे और वहां से आप मुझे बताएंगे चीजें। भाई वही क्वेश्चन 27 जो इतने दिनों से जिसके एडजस्टमेंट बना रहे हैं। जी शुक्रिया। परेशान हो जाते हो तुम लोग, जल्दी से फॉर्मेट बना लो। बना लिया? गुड। हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद बनाना सिखाऊंगा वर्कशीट। वर्कशीट के फौरन बाद इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा ना क्या होती है। वर्कशीट बनवाऊंगा, वर्कशीट के बाद बनवाऊंगा शायद क्लोजिंग एंट्रीज, या फिर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सबसे आखिर में एरर्स, यानी समझना है एरर्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लास्ट वीक ऑफ नवंबर सब हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, रेशो है ही नहीं हमारे पास अकाउंटिंग में। रेशो तो मिस नाजलीन पढ़ा रही है ना आपको, मेरे पास नहीं है। हालांकि आते वो अकाउंटिंग में, लेकिन और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं वो, लेकिन बोर्ड है ना भाई, बोर्ड। बोर्ड को मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, मैं बोर्ड का मेंबर हूँ।
बोलो बोलो, क्या लिखा है? 6000 लिख के, ईयर एंड पर 6000 है, कमीशन 5000 रुपये लिख के बैठी हुई हो, और अनअर्न कमीशन कह रहा है 6000 रुपये होना चाहिए। अनअर्न कमीशन 5000 रुपये लिख के बैठी हो। तो ये अनअर्न कमीशन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर ऐसा होगा तो ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम भी दिया हुआ होगा, पर आप जो एज्यूम कर रही है ना, जो ये आप एज्यूम कर रही हैं, अब आप आज घर जाके कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी अभी मैंने कहा 5, 7, 9, उसमें आपको ये चीज समझ आएगी। जो आप ना, इसमें लाजमी पेंसिल कहाँ है, उसमें लाजम, इस एजम्पशन में लाजमी ऊपर कमीशन इनकम भी लिखा हुआ होगा 100%, चाहे कोई भी अमाउंट हो, लाजमी होगी, तो फिर ये एंट्री सही बनेगी। बनी ये सही है, लेकिन अगर ऊपर ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम लिखा हुआ ही नहीं है, तो कमीशन इनकम डेबिट कैसे हो सकता है? सोचने की बात ये है। समझी? नहीं समझी? नहीं आएगी समझ, बुक पढ़नी है आज जाके। आपने यहाँ तक सोच लिया ना, दिमाग चल गया, बस अब इस पे मत चलाएं। क्या बोला था मैंने कल आपसे? घर जाके आपने बुक पढ़नी है। ये आप एजम्पशन जो ले रही है ना, जाहिर सी बात है आप एक सर्टेन एक्सटेंट तक जा सकती हैं, आप चली गई, वेल डन, एक्सीलेंट, यहाँ तक चली गई। अब आप कह रही हैं कि अनअर्न्ड बुक्स में लिखा है 5000, जबकि ईयर एंड पर वो कह रहा है 6000 होना चाहिए, जब लिए ही 5000 है, तो 6000 कैसे होगा? इसका मतलब है हम और भी पैसे ले चुके हैं, जिसे हम समझ के बैठे हैं अपनी इनकम, तो वो इनकम में से भी हमने 1000 रुपये और अभी कमाए, तो इनकम को करो, इसीलिए आपने डेबिट किया हुआ है। जब इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई भी होगी, तो डेबिट कैसे करोगी? जब कोई चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, तो वो डेबिट भी नहीं हो सकती। क्या ख्याल है? डेबिट का मतलब होता है इनकम का कम होना। जब इनकम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई भी, तो वो डेबिट कैसे हो सकती है? इसीलिए मैंने कहा ट्रायल बैलेंस में आज ये भी है और ये भी है, और ये कितना है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, बस है, ये मेरा वो है पॉइंट। प्यारे बच्चों, जी जी, फर्म की जगह उसरा एंड को लिख दें। बिजनेस का नाम क्या है प्यारे बच्चों? सही है, तो मैं भी लिख देता हूं। भाई क्यों लिख दिया? अरे तो भाई मैं तो फॉर्मेट आपके साथ बनाता हूं ना, अभी मैंने काम करना शुरू नहीं किया, मैंने कहा फॉर्मेट बनाओ। चलो कोई बात नहीं, डैश डैश फॉर्म को चूना लगा दो। यही चूना लगाने में क्या मसला है? नहीं है चूना आपका तो भाई आप, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप पाकिस्तानी होके भी चूना नहीं लगा सकते। चलें बहरहाल, अब हम काम का आगाज करते हैं। यार बच्चों, कब बन रहा है ये क्वेश्चन में जरा देखते हैं आओ। पहले हम ये भी देखते हैं कि सवाल के रिक्वायर्ड में आमतौर पे होता क्या है, क्योंकि हम तो अभी तक बगैर सवाल के रिक्वायर्ड पढ़े क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। सवाल में बोला है इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सवाल में बोला है बैलेंस शीट बनाओ, सवाल में बोला है क्लोजिंग एंट्रीज बनाओ, या क्या लिखा है? लेकिन याद रहे, मैं आपको अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको एसएलओ के मुताबिक लेके चल रहा हूं। आपका एसएलओ जो कह रहा है कि भाई बच्चों को ये चीजें पढ़ानी है, वो मैं सब कवर करवा दूंगा, और मैं अपनी तरतीब से जो सीक्वेंस मैंने डिसाइड किया मैं उससे पढ़ा रहा हूं। उसने यानी जिस चैप्टर पे हम मौजूद हैं, यहाँ तो रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है। मैं कहता हूं कि बच्चा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना ही नहीं सकता कि जब तक उसे क्या बनानी ना आती हो। तो एडजस्ट, क्या बनानी ना आती हो? एडजस्टमेंट। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? तुमने अभी अपने अकाउंट्स को जो ऊपर लिखे हैं एडजस्ट किया है इन एंट्रीज के जरिए, तो ये बैलेंस, इन अकाउंट के बैलेंसेस अब ये नहीं रहे जो लिखे नजर आ रहे हैं, इनके बैलेंस या तो बढ़ गए या फिर, और शायद किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे अक्सर आप में से भी बहुत सारे लोगों पे फर्क नहीं पड़ता मेरी बात का, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलें आए, अब आगे बढ़ते हैं। यार एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, अंधेरा हो जाता है। जी प्यारे बच्चों, सही है। अब एंट्री बनाते हैं। अच्छा, ये अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखने का तरीका कार क्या है? तो पहले तो मैं इसमें यहाँ ये लिख दूं कि ईयर का बैंड हो रहा है December 31, 2010।
आप भी लिख दीजिए December 31st 2010। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनवाया तो उस वक्त ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको लिखने की कोई सीक्वेंस बताई थी या बस हम बेतुके के तरीके से लिखते थे? बताया था, बीमारी का नाम बोला था, ठीक है। अच्छा, बेहतर होगा कि अगर हम सीक्वेंस से लिख लें, लेकिन यकीन माने कि हम सीक्वेंस से लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपके लिए फायदेमंद बात यह है कि जब आप चीजों को सीक्वेंस से लिखेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे कि भाई एक बार रिकॉल हो जाएगा SLO1। कैसे रिकॉल हो जाएगा? आप अभी आप मुझे याद दिलाएंगे कौन सी चीजें एसेट हैं, कौन सी चीजें लायबिलिटी हैं, कौन सी चीजें ओनर इक्विटी हैं, कौन सी एक्सपेंस और कौन सी रेवेन्यू। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुक के पीछे वाले पेजेस को पलट पलट के देखें, इसका मतलब ये है कि आप दिमाग चलाएंगे अब मेरे साथ। चलिए, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम किस चीज को बेस बनाएं? बोलो। सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप सीक्वेंस में बनाएं ताकि आपको आगे काम करते हुए आसानियां हो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि हर सवाल में ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना हो, ये तो मैं बनवा रहा हूं आपको ताकि आप अच्छी कमांड बना सकें, इसलिए बोल रहा हूं। तो आप मेरी बात फिलहाल फॉलो कर लें, आपका शुक्रिया। मुझे बताएं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास आज क्या चीज बेस है? सोच लें। ट्रायल बैलेंस बेस है, पहले से ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, वो बुनियाद है, उसको देखेंगे, एडजस्टमेंट को पढ़ते हुए उसमें प्लस या और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे। तो जरा बताना, सबसे पहला अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नजर आया, अब्बू का नाम एसेट, इसका मतलब है एसेट लिखने की इजाजत है, पहले एसेट ही लिखूं सारे, क्या ख्याल है? तो कैश लिख रहा हूं, लेकिन लिखने से पहले आपसे पूरी बात डिस्कस करके लिखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। बताओ, कैश हमारा एसेट है और कितने रुपए लिखा नजर आ रहा है? ये हमारी खुशनसीबी है कि जो सवाल इस वक्त हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें हमें बता रहा है कि ये कैश कौन सी साइट पे है। और अगर ना भी लिखा होता तो आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, कैश पाया ही डेबिट में जाता है, तो 40,000 रुपए डेबिट में है। और अब एडजस्टमेंट पे जाइए, मेरे पास तो यहाँ बनी हुई नहीं है, आपके पास बनी हुई है, आपके पास जिस पेज पे बनी हुई है वहां चले जाएं, जाके फटी हुई आंखों से देखें, मुस्तकिल आंखें खोल के देखें और बताएं किसी एडजस्टिंग एंट्री में कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ। आप उस पेज पे जाके एक अदद स्केल रख दीजिए जहां एडजस्टमेंट बनी हुई है, क्योंकि बार बार वहां जाना है आपने, मतलब आपने उस पेज पे बार बार जाना है, मेरे कहने पर फिजिकली आपने जाना है। सिर्फ आपने दूसरों को देखते हुए नो सर नहीं कहना, यस सर नहीं कहना, आपने फिजिकली जाके चेक करना है। तो आप सब एग्री करते हैं कि हमें कैश एडजस्टमेंट में नजर, और उसूलन कैश एडजस्टमेंट में नजर आना भी नहीं चाहिए। उसूलन एडजस्टमेंट नहीं होती है कैश की, कोई बहुत एक्सेप्शनल केस हो कि ईयर एंड पर पता चला कि आग लग गई, ईयर एंड पर कैश चोरी हो गया, डकैती पड़ गई, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम सब अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। तो कैश 40,000 रुपए आपकी इजाजत से सीरियल नंबर लिखकर यहां लिख रहा हूं, डेबिट में 40,000। किसी को किसी भी किस्म की तकलीफ हो वो इजहार करेगा तो हम इंशाल्लाह दवाई का एहतमाम करेंगे। आपने तकलीफ नहीं बताई, हम भी इंजॉय करेंगे। चलें आगे बढ़ता हूं। हुज़ैफा, तुम्हें तो तकलीफ नहीं भी होती तो फिर भी तुम इंजॉय करते हो बेटे। आओ आगे चलते हैं। कैश के बाद अगला नाम पढ़ो, क्या लिखा है? अब्बू का नाम एसेट, तो इसका मतलब है इसे भी लिखना चाहिए, यकीनन आप भी लिखना चाहते हैं, हम भी लिख रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल को अपने लिहाज से चलो यही लिख देते हैं जो लिखा हुआ है। हाँ नहीं, लेकिन फिर बाद में आप परेशान होंगे ना कि ये क्या चीज़ है। हम इसको ट्रेड रिसीवेबल पढ़ते हैं अपना AQEB में, लेकिन बहरहाल बुक में अकाउंट रिसीवेबल है तो मैं जानबूझ के यही लिख रहा हूँ। सॉरी जी, बुक्स बुक से नहीं, ट्रायल बैलेंस से। यानी आप कह सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में यही कहा जाता है कि हम बुक से बैलेंसेस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बैलेंस डायरेक्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, हम बैलेंस को इंपोर्ट करते हुए चेक कर रहे हैं कि एडजस्टिंग एंट्री वाले पेज पर वो बढ़ा या
कम हुआ, अगर हुआ है तो वो प्लस माइनस करूंगा, नहीं हुआ तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, यानी हुर्फे आम में कहते हैं छपाई। ठीक है, अगला नाम पढ़ो क्या लिखा है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, किसी को इसकी नेचर याद है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की नेचर है। हाँ हाँ, लगाओ लगाओ, तुक्के लगाओ मुसलमानों। आमिर लियाकत के प्रोग्राम में आया हो ना, सबको अभी मैं एक एक बाइक खड़ी हुई है बाहर प्लास्टिक की, अभी जाते हुए दूंगा। नहीं नहीं, अबे लोग इतनी मेहनत से बोल रहे हैं, दिल तो चाह रहा है जो एसिड बोल रहा है मैं उसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड यूं यूं करके छिड़कूं थोड़ा थोड़ा। मतलब आप अगर अब्बू का नाम भूल जाएं तो ये अकाउंटिंग में कितना बड़ा गुना है। तो बहरहाल अब आपकी मर्जी है, देखें अब्बू का मामला जरा नाजुक होता है बेटा, तो इसलिए कोशिश करें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग की एक ही नेचर है, एक्सपेंस। और मैं अभी ढूंढ रहा हूं क्या, तो फिलहाल इस पे दोनों हाथों से भेजी लानत, बोला अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है, लेकिन बाद में इसे लिखना है। जब एक्सपेंस लिखूंगा तो अब दिमाग में ये भी रहेगा कि यार एक एक्सपेंस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जब एक्सपेंस लिखेंगे तो दोबारा इसे पढ़ना पड़ेगा पूरा। अगला नाम पढ़ो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या है? अनएक्सपायर्ड का आसान नाम, और जाहिलीन बोल रहे हैं प्रीपेड हमारी लाइबिलिटी है। प्रीपेड जो है ये मार्केट में बेटा अभी अभी फ्रेश पीस आया है बिल्कुल, वो कहता है प्रीपेड हमारी लाइबिलिटी है। तो कोई बात नहीं, चले होता है, समझ लेता हूं कि वो भी एक अदद इंसान है कहने वाला या वाली। तो प्रीपेड नहीं, वही लिख दूं जो लिखा है, क्या है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब जज्बात में आके अगर मैंने अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000 यहां से छाप दिया तो फिर मेरा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड नहीं कहलाएगा, वो ट्रायल बैलेंस ही रह जाएगा। तो जाओ बेटा, कहां कहां जाओ? एडजस्टिंग एंट्रीज पर। जर्नल, जर्नल तो एक फॉर्मेट का नाम है। एडजस्टिंग एंट्रीज पर जाओ जो तुमने लिख के बनाई हुई है, उसमें तुम्हारे पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सी साइड पे लिखा नजर आया? सबको नजर आया? कौन सी साइड पे नजर आया? क्रेडिट साइड पर। अब गौर से बताओ, इत्मीनान से बताओ, सोच के बताओ कि बेटे आप अपनी बुक्स में प्रीपेड इंश्योरेंस कहां लिख के बैठे हो? खुदा का वास्ता सब लोग अब गौर से सुने, बिल्कुल हीरो हीरोइन ना बने, विलन खतरनाक है सर इमरान। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुने। यहां पे लिखा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000 रुपीज, और ये है हमारा डेबिट में। और जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड हमें नजर आ रहा है एडजस्टमेंट में, वो कहां है? तो क्या दोनों सेम साइड हैं? अगर सेम साइड होती तो मैं यकीनन कुछ भी नहीं करता, बस ऐसे ही खड़ा रहता चुपचाप और आप लोग बैठे रहते। क्या करता बेटा? क्या करता? सेम साइड होती तो क्या करता? ऐड करता। जुनेद कुछ भी नहीं करता ना, वैसे ही खड़ा रहता है यहाँ पे। सेम साइड हमेशा ऐड होती हैं और अपोजिट साइड हमेशा। तो बेटा आपने 20,000 में से लेस कर दिए, बोलो कितने? तो बताओ कितने बचे? किसी को समझ नहीं आया तो पूछ के देख ले एक बार, मतलब पूछेगा तो बताऊंगा मैं, पूछ के देखे हिम्मत है तो। आप में से कोई पूछना चाहता है? फिजिकल सेटअप में बैठे हुए लोग हैं? आइए कमजोर दिल खवातीनों हजरात को पढ़ाते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000, बताएं कहां लिखा नजर आ रहा है? डेबिट साइड पर। उसके बाद एडजस्टमेंट आपने बनाई हुई है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता। आप बोलते हैं तो कल से मैं आपकी वो जो आपने काम किया हुआ उसके भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करना शुरू कर दूंगा, तो आप फिर खुद अपनी आंखों से देख लें उसमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस कहां लिखा है। तो मैं यहाँ पर कितने रुपए लिखा है? 10,000, 12,000 कौन सी साइड पे लिख के बैठे हो? क्रेडिट। तो जरा बताना, डेबिट में 20,
डेबिट में 20, क्रेडिट में 12। तो कॉमन सेंस से बताओ कि 8000 कहां बचेगा? सीधी सी बात है, डेबिट में बचेगा। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है, प्लस माइनस वाला, जो आपने बचपन में पढ़ा है। तो और कोई पूछना चाहता है? और कोई पूछना चाहता है कि 8000 रुपए कैसे आया? अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क कर दें तमाम बच्चे, और अटेंडेंस मार्क करने के बाद वापस आ जाइएगा, क्योंकि अगर मीटिंग खत्म हो जाए। और हुजैफा साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो यही है कि भाई आपने ये ट्रायल बैलेंस को देखना है सीधा सीधा, और एडजस्टमेंट को देखना है, और बस उसके बाद चीजों को लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि हम ये पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते एडजस्टेड, मुझे पता है ये बात, लेकिन अब जितना बना सकते हैं आप उसमें मेरा साथ दे लीजिए जरा प्लीज। हम पूरा नहीं बना सकेंगे। हुक्म। कुछ भी नहीं मैंने कहा है, बस आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाना है मैक्सिमम, और कुछ भी नहीं कहा मैंने। तारिक आजम साहब, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 60,000, ये पहली एडजस्टमेंट है जी। मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ जहरा। चलें बच्चों, आप बताएं अनएक्सपायर्ड के बाद अगला नाम क्या है? परचेजेस की नेचर। लानत भेज दी। अगला नाम नेचर। आवाज ही नहीं आ रही। ओके, सेल्स डिस्काउंट। कॉन्ट्रा क्या? कॉन्ट्रा रेवेन्यू, कॉन्ट्रा इनकम। बेटे अब हो रहा है आपका सही इम्तिहान, इस चैप्टर में इम्तिहान ही है। SLO1 नहीं आता तो सर इमरान किसी किस्म का कोई जादू नहीं कर सकते। SLO1 बुनियाद था। जब SLO1 पढ़ा रहा था आपने बहुत रिस्पांस तो ऐसा दिया था कि मुझे लगता था कि बहुत ही आला तालीम याफ्ता क्लास है, और शायद किसी हद तक है भी, और अल्लाह करे कि हो, और ऐसा ही हो जो मैं सोच रहा हूं। बताएं हमें, सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू, तो इस पे भी फिलहाल भेज दी लानत। सेल्स इक्विपमेंट एसेट है, जरा सोच के बताएं कौन सा एसेट है? नॉन करंट, फिक्स, लॉन्ग टर्म, जो फायदा पहुंचाता है। मैं अभी तक जो चीजें लिख रहा हूं वो कौन सी थी, जरा देख के बताएं। वो करंट थी। हो सकता है आपको पता ही ना हो, तो फिर जैसे ही आप आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको करंट लगा के बताऊंगा, बल्कि लगा ही दूंगा परमानेंट, ताकि मेरी जान छूटे। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट एसेट थे, और क्वेश्चन में अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो क्या है? फिलहाल बोला अभी जब मैं ये मेक श्योर कर लूंगा कि मैं सारे करंट एसेट लिख चुका हूं, फिर मैं कहूंगा अब नॉन करंट लिखेंगे। राइट। आप लोग फौरन आ जाइएगा, मीटिंग खत्म होते ही, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं फौरन क्लास शुरू कर दूंगा और बताना भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसलिए पहले से बता दिया आप सबको, बाद में मुझे फिर ब्लेम मत कीजिएगा सर आपने फौरन क्लास शुरू कर दी। मीटिंग खत्म हो तो फौरन कनेक्ट कर लीजिएगा 1 सेकंड में। अच्छा जी, तो आपकी परमिशन से सेल्स इक्विपमेंट फिलहाल लेफ्ट कर दूं? अभी तो मैंने बोला कि मैंने कौन से एसेट लिखे हुए हैं वहां पे? करंट। वहां पे कौन से लिखे हैं? वहां पर करंट लिखे हैं। विद इन 1 ईयर करंट कहते हैं ना बेटा उन्हें, उनके नाम से पुकारो ना मेरा बच्चा। शॉर्ट टर्म बोल लो, करंट बोल लो। तो जब तक मैं ये कंफर्म ना हो कि करंट एसेट खत्म हो गए, जब तक मैं इस तरफ नहीं आऊंगा। किस तरफ? नॉन करंट की तरफ। राइट। तो सेल्स इक्विपमेंट लिखूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जब सारे करंट एसेट लिख चुकूंगा। अगला नाम पढ़ो, ड्राइंग के नेचर। ओफो, ड्राइंग की नेचर, ड्राइंग की नेचर।